मनुस्मृति के 9वें अध्याय का पाठ चल रहा है। अभी तक 18 प्रकार के मुकदमों की चर्चा चल रही थी। उन 18 प्रकार के मुकदमों के उपसंहार को अब यहाँ पर कह रहे हैं। और सबसे पहले चर्चा आई है किसी भी मुकदमे में रिश्वत के ना लेने की, यानी जो 18 प्रकार के कारण बताए हैं, कहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, कहाँ पर हिंसा हो सकती है, कहाँ पर हत्या हो सकती है, कहाँ पर अपराध हो सकते हैं। उन 18 प्रकार के विवादों में कहीं पर भी जो अधिकारी रहे वो क्या ना लेवे, रिश्वत ना लेवे। अगर वह रिश्वत लेगा अधिकारी और न्यायकर्ता तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता और प्रक्रिया में बाधा हो जाएगी। तो रिश्वत के लिए यहाँ पर एक दंड बताया गया है। जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं उसके लिए एक दंड प्रक्रिया बताई है। ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्यु कार्याणि कार्येणाम धनुष्मणा पंचमानास्तान्हि स्वान कार्येन नृपः। राज्य कार्यों और मुकदमों के निर्णयों में राजा द्वारा लगाए गए जो अधिकारी कर्मचारी धन की गर्मी अथवा रिश्वत आदि के लालच में वादी प्रतिवादियों के मुकदमों और कामों को बिगाड़ें, राजा उनकी सारी संपत्ति छीन लेगा। ठीक है। तो 18 प्रकार के मुकदमों के अंतर्गत जो प्रसंग हम देखते हैं उसमें साक्षियों की चर्चा हो गई, यानी गवाह। अगर गवाह रिश्वत लेता है, वादी रिश्वत लेता है, प्रतिवादी रिश्वत लेता है, यानी जो पक्ष विपक्षकार वकील हैं वो रिश्वत लेते हैं, जो अधिकारी हैं आज के हिसाब से बोलेंगे थानेदार पुलिस वाले, ठीक है, वो रिश्वत लेते हैं। चुंगी में टोल टैक्स का जो प्रसंग होता है उसमें कोई रिश्वत लेता है, जीएसटी वाला जो अधिकारी है वो रिश्वत लेता है, क्योंकि उसको जीएसटी वाले को क्या करना है, टैक्स की वसूली करना है, तो वो अगर रिश्वत लेता है। उसके बाद न्यायाधिकारी यानी जज है वो रिश्वत लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है और एक बार भी वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो अभी तक की उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति राजा जब्त कर ले। ये है समस्या का समाधान। अगर ये पता चल जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है और जो अभी तक हमने कमाया है, एक रिश्वत लेने पर, चाहे वो 1000 रुपये की रिश्वत हो या 100 रुपये की, लाखों की रिश्वत की तो हम बात ही ना करें, पर अगर रिश्वत पकड़ ली गई है तो फिर सारी संपत्ति को जमा कर लो। और इस प्रकार का भय यदि समाज में व्याप्त होगा तो कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेगा। तो ऐसे कठोर नियम महर्षि मनु जी ने बनाए मनुस्मृति के अंदर। कोट शासन कर्तृश्च प्रकृतीनां च दोषकान स्त्री बाल ब्राह्मण घ्नांश्च हन्यात द्विट सेवनस्तथा। राजा के निर्णयों में कपट करने वाले या उनको कपट पूर्वक लिखने वाले, प्रकृति प्रजा मंत्री सेनापति आदि को रिश्वत आदि बुरे कार्यों में फंसाकर बिगाड़ने वाले, स्त्रियों बच्चों और विद्वानों की ब्राह्मणों की हत्या करने वाले तथा शत्रु से मिले हुए लोग, इनको वध से दंडित करें और किनको मृत्युदंड यानी फांसी की सजा दे दें। राजा के निर्णयों में कपट पूर्वक लेख लिखना। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, बहुत सारे वेद लिखे। तो ऐसा लोग मानते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने लिखे तो नहीं, स्वामी दयानंद जी तो उसका उपदेश करते रहे, पर कहीं ना कहीं लेखपाल ने क्या किया, शब्दों में हेरा फेरी की, कपट किया। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी राजा ने कोई आदेश दे दिया कि समाज के लिए ऐसा हो, अपराधी के लिए ऐसा हो, और वो आदेश जो है बाद में जाकर के बीच में किसी व्यक्ति ने बदल दिया, हाँ को ना में बदल दिया, का को की बदल दिया, तो उससे पूरा सेंटेंस के को से बदल दिया, तो पूरा सेंटेंस का अर्थ जो है वहाँ पर बदल जाएगा। तो अगर उसके निर्णय में, उसके आदेश में कोई हस्तक्षेप बीच में कर दे तो उसको मृत्युदंड दो। ठीक है। अब मृत्यु का भय होगा तो कभी भी कोई राजा के निर्णय
निर्णय पर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजा निर्णय सुनाएगा, लिख करके दूसरे को देगा। एक राजा अपने वित्त मंत्री को बोलेगा कि तुम दूसरे देश में, अपने विदेश मंत्री को बोलेगा कि तुम दूसरे देश में जा कर के हमारा ये संदेश फॉरवर्ड करो, और विदेश मंत्री उस संदेश को अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेवे अपनी सुविधा के अनुसार। तो राजा की जो मूल भावना थी, वो मूल भावना तो दूसरे देश के राजा तक तो नहीं पहुंची ना। यानी अपने प्रधानमंत्री का संदेश दूसरे प्रधानमंत्री तक तो यथावत नहीं पहुंचा, अपने राष्ट्रपति का संदेश दूसरे राष्ट्रपति को तो यथावत नहीं पहुंचा। तो आपने निर्णयों में छेड़छाड़ की है, तो इसलिए आप मृत्युदंड के अधिकारी हैं, पात्र बनेंगे। दूसरा कहा कि अब जब ये पता चल गया कि जो व्यक्ति रिश्वत लेगा उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो लोगों ने इसका फायदा उठाया और झूठा रिश्वत का आरोप लगा दिया। यानी मंत्री पर लगा दिया, प्रधान पर लगा दिया, प्रजा पर लगा दिया, सामान्य नागरिक पर लगा दिया, किसी अधिकारी पर लगा दिया। और क्या आरोप लगा दिया कि सब इसने घूस ली है, इसने रिश्वत ली है। तो ऐसा झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी और उसके चरित्र को बिगाड़े, मतलब पैसे दिए थे, मान लीजिए कुछ उधार थे, वो बाकी दिए थे, और उसका स्टिंग ऑपरेशन करा लिया कि देखो मैंने इनको पैसे दिए थे, ये रिश्वत मांग रहा था, जबकि ये नहीं था कि पिछला पैसा देना बाकी था या कुछ लेन देन बाकी था। घटना तो नहीं देखी है, लेकिन उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग करा ली, वीडियोग्राफी करा ली है, और इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया कि इसने रिश्वत ली है। तो यहाँ पर उसके चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास किया और उसको झूठे रिश्वत के आरोप में फंसाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको मृत्युदंड के लिए कहा कि ऐसे आप फंसा नहीं सकते, झूठे अपराध, झूठे केस में आप फंसा नहीं सकते। आगे कहा कि स्त्रियां, बच्चे और ब्राह्मण, अगर कोई स्त्रियों की हत्या करता है, कोई बच्चों की हत्या करता है और ब्राह्मण की हत्या करता है, तो वो भी किसका पात्र है? मृत्युदंड का पात्र है। तो ऐसे कठोर दंड जो है महर्षि मनु जी ने बना करके रखे थे। उसी का परिणाम ये था कि वैदिक काल में अपराध नहीं होते थे। मतलब चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे। अरब के कई देशों में आज भी ये नियम चलता है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विशेष कर्म करेगा तो शरिया में नियम है कि जब तक पत्थर मारते हैं जब तक वो मर न जाए। एक व्यक्ति को बीच में गाड़ करके बैठा करके जब तक पत्थर मारते हैं, टिल टू डेथ, जब तक मर न जाए। यानी वो किस लिए? वो हैं तो मनुस्मृति वाले, मतलब इतने कठोर नियम हैं कि आप अगेंस्ट लॉ ना जा सकें। जो सामाजिक मर्यादाएं बनाई हैं, कानून बनाए हैं देश को चलाने के लिए, तो ऐसे यहाँ पर ये नियम दिए। आगे कहा, तीरितम चानुशिष्टम च यत्र क्वचन यद भवेत् कृतम तद्धर्मतो विद्यान्न तद भूयो निवर्तयेत्। जहाँ किसी मुकदमे में ठीक निर्णय किया जा चुका हो और किसी दंड का आदेश भी दिया जा चुका हो, धर्मपूर्वक ये उस निर्णय को पूरा हुआ मानना चाहिए। उस मुकदमे पर पुनः निर्णय बार बार न बदलें। अब क्या होता है कि अपना लोकल हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में पक्ष को सुना और विपक्ष को सुना और न्याय के साथ, धर्म के साथ वहाँ पर निर्णय हो गया, साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, और निर्णय जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। यानी अपराधी को दंडित किया गया है और निरपराधी को छोड़ा गया है। अब इस पर आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि जब धर्मपूर्वक निचली अदालत ने निर्णय दे दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है, तो आप उस निर्णय को चैलेंज मत करो। निर्णय को चैलेंज कब करना है? जब आपको लगे कि यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी गई है और उसके आपके पास पुख्ता प्रमाण हो, फैसला एक पक्ष में लिया गया हो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया हो, कार्यवाही पक्षपातपूर्वक हुई हो और किसी न किसी रसूख से, यानी किसी पावरफुल व्यक्ति के कारण या पैसे के कारण उस पूरी कार्यवाही को डिस्टर्ब किया गया हो और फिर कोई फैसला आया हो, तो फिर कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, यानी उस पर पुनर्याचिका करें, उसकी फिर से केस रीओपन करा देवें, जैसे होता है ना। तो ये यहाँ पर चर्चा आई है। अमात्या प्रांग विवाको वा यत्कुर्यु कार्यम अन्यथा
तत्स्वयं नृपति कुर्यात् तान् सहस्रम च दंडेत। मंत्री अथवा न्यायाधीश जिस काम या मुकदमे के निर्णय को गलत या अन्याय पूर्वक कर देते हैं तो उस मुकदमे के निर्णय को राजा स्वयं देखकर ठीक करे और अन्याय करने वाले उन अधिकारियों को 1000 पंड का दंड देवे। यानी राजा के पास जाएगा ये, राजा मतलब सुप्रीम कोर्ट, राजा मतलब राष्ट्रपति, बड़े अधिकारी के पास जिसके अंतर्गत वो पूरा राज्य आया है, राष्ट्र आया है, उसके पास जाएंगे कि देखो इन्होंने इस प्रकार से गलत तरीके से निर्णय लिए गए हैं। तो फिर वो उसको क्रॉस चेक करेगा, उसको ठीक करेगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 1000 पण का दंड। तो 1000 पण इस दंड व्यवस्था के अनुसार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बड़े बड़े दंडों में जो सामान्य आज के समय में जो अपराध माने जाते हैं उनके लिए वहाँ पर 100 पण कहे हैं, 10 पण कहे हैं। और ऐसे में कोई बड़े स्तर पर अगर गलत प्रकार का निर्णय देता तो 1000 पण, तो 1000 की वैल्यू जो है आज के हिसाब से मान करके चलें कि सामान्य व्यक्ति को या सामान्य केस में व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं, तो ये 10 लाख के जैसा है, यानी बहुत बड़ी रकम। आज के हिसाब से 10 लाख भी कोई बड़ी रकम नहीं है, पर दंड की व्यवस्था को देखते हुए यानी ये बड़ा अपराध है, तो इसलिए उस पर 1000 पण का दंड कहा गया है। आगे दंड व्यवस्था के विषय में कहा कि दंडनीयों को दंड देना है और जो दंड के योग्य नहीं है उसको दंड नहीं देना है। यावन अवध्यस्य वधे तावान वध्यस्य मोक्षणे अधर्वो नृपतेर दृष्टो धर्मस्तु विनयक्षतः। राजा को अदंडनीय को दंड देने पर जितना अधर्म अन्याय होना शास्त्र में माना गया है उतना ही दंडनीय को छोड़ने में अधर्म अन्याय होता है। तो न्याय अनुसार ही दंड देना ही धर्म है। जिसको दंड नहीं दिया उसको दंड दे बैठे, जिसको दंड देना था उसको छोड़ दिया, तो ये दोनों ही परिस्थिति कैसी है, अन्याय की है, अधर्म के अंतर्गत आती हैं। तो इसके लिए राजा दोषी होता है। जो धार्मिक न्यायाधीश रहे हमारे भारत में वो बहुत भक्ति भाव वाले रहे, धार्मिक रहे, लोगों के प्रति बड़े संवेदनशील रहे। तो कई न्यायाधीशों के विषय में ऐसा सुना जाता है कि जब उनको पता चला कि मेरा निर्णय गलत था तो उन्होंने उसी समय से जज की कुर्सी छोड़ दी और सन्यास का जीवन बिताया। ऐसे हमारे भारत में कई न्यायाधीश रहे। बोले मैं तो यहाँ पर न्याय करने बैठा था और इस कुर्सी पर बैठ करके मैंने अन्याय कर दिया, मैं इस पर बैठने का लायक नहीं हूँ। तो ऐसी धार्मिकता लोगों के अंदर रही, क्योंकि उसका फिर ईश्वर से दंड मिलता है ना। आपको जो काम दिया गया वो काम अगर आपने नहीं किया है तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा। उदितो अयम विस्तरशो मिथो विवदम मानयो अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः। यहाँ परस्पर जो 18 प्रकार के विवाद थे वादी और प्रतिवादियों के, उनके मुकदमे के विषय को यहाँ पर विस्तार के साथ कह दिया गया। अब आगे कह रहे हैं सम्यक निविष्ट देशस्तु कृत दुर्गस्य शास्त्रतः कंटकोद्धरेण नित्यम आतिष्ठेद यत्नम उत्तमम। राजा अच्छे सस्यादि संपन्न देश का आश्रय करके और वहाँ शास्त्र अनुसार विधि से किला बनाकर अपने राज्य से कंटकों प्रजा या शासन को पीड़ित करने वाले लोगों को दूर करने में सदा अधिक से अधिक प्रयत्न करता रहे। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक आया है यहाँ पर, इसकी एक प्रकार से आवृत्ति हुई है, क्योंकि पहले के श्लोकों में कह दिया गया कि राजा कहाँ रहे। तो राजा ऐसे देशों में रहे जहाँ ऋतु अनुकूल है, मौसम ठीक है, जहाँ पर पर्याप्त फसलें पैदा होती हैं, जहाँ पर वन्य पशु भी हैं और ग्राम्य पशु भी हैं, जहाँ के लोग सभ्य हैं, जहाँ का भौगोलिक वातावरण बहुत अच्छा है। ऐसे स्थान पर जा कर के वो अपना किला बना करके रहे और शासन करे। ये बातें आ गई हैं पर आवृत्ति इन्होंने कर दी है। तो राजा क्या करे, जो लोक कंटक हैं, लोक कंटक यानी रास्ते के जो कांटे हैं, रुकावटें हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे लोगों का वो विनाश करते हुए राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभावे।
लोककंटक के प्रसंग में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है आचार्य चाणक्य के सीरियल से। वहाँ पर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो उस समय वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी थी और जातीय व्यवस्था लगभग आ चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भेड़ बकरियां चराने वाले परिवार से रहा, पर वो वास्तव में किस वर्ण के थे, किस कुल खानदान के थे, ऐसा कोई पता मिलता नहीं है। बस ये देखा कि वो गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, शूद्र परिवार है। तो लोगों ने उसमें आपत्ति दर्शाई। जो सवर्ण थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग था, बोले राजा तो क्षत्रिय ही बनेगा, उच्च कुल वाला व्यक्ति राजा बनेगा, शूद्र राजा नहीं बन सकता। तो आचार्य चाणक्य को पता चला कि कुछ ब्राह्मण राज्याभिषेक का विरोध कर रहे हैं। तो क्रोध में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि उन ब्राह्मणों के गांव में आग लगा दो। तो वो कहते हैं गुरुवर ब्राह्मण तो अवध्य हैं। बोले ब्राह्मणों से बड़ा राष्ट्र है। बोले मेरे राष्ट्र यज्ञ में जो बाधा डालेगा मैं उसकी आहुति दे दूंगा। तो जब आचार्य चाणक्य का कड़ा संदेश ब्राह्मणों के पास पहुंचा कि वो उसकी वक्र दृष्टि है, तो फिर सारे ब्राह्मण साइड हो गए। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो राजा के निर्णय को बाधित करता है। जैसे कि एक गैंग अभी हुई जिसने अपने सारे के सारे प्रमाण पत्र वापस किए थे। ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग का मतलब इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। ये बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहे हैं, राजा के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, राष्ट्रीय यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और अपना नोबेल पुरस्कार वापस किया, किसी ने पद्मश्री वापस किया, किसी ने पद्म भूषण वापस किया, सब अपना अपना, और अनेक प्रकार के सेलिब्रिटी, साहित्यकार, ये और वो, और रात्रि के 12 बजे जाकर के अदालत खोलते हैं और किसी आतंकवादी के पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। तो वहाँ पर आचार्य चाणक्य की बात याद रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव को आग लगा दो। तो यानी ऐसे बुद्धिजीवी जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्र के विरुद्ध चलते हैं और किसी जिहादी, आतंकी और राष्ट्र विरोधी ताकत का सहयोग प्रदान करते हैं, तो राजा को चाहिए पहले ऐसे लोगों को निपटाओ जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, जो कहीं ना कहीं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी बात किससे सीखनी चाहिए? आचार्य चाणक्य से सीखनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया। जब हम धर्म के निर्णय में संशय उत्पन्न करें तब पूर्वज ही तो धर्म के निर्णय में हमारे लिए आधार बनते हैं। शास्त्र में कहा ना, वेद स्मृति सदाचार। अगर आप कहीं पर फंस गए हैं और आप धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो देखो आपके पूर्वजों ने उस फील्ड में क्या किया। तो ऐसे हमें आचार्य चाणक्य हमारे पूर्वज हैं, बहुत बड़े राजनीतिक गुरु रहे। तो राजनीतिक लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि विकट परिस्थिति में आचार्य चाणक्य ने क्या किया, विकट परिस्थिति में भगवान कृष्ण जी ने क्या किया, विकट परिस्थिति में श्री रामचंद्र जी ने क्या किया। तो उनको आधार मान करके वर्तमान में व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जो उनके बीच में धर्म संकट आता है, राजनीतिक धर्म संकट आता है, उस धर्म संकट से वो बाहर निकल सकते हैं। रक्षणाद आर्य वृत्तानां कंटकानां च शोधनात् नरेंद्रास्त्रे दिवम यान्ति प्रजापालन तत्परः। श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा करने से और कष्टदायक दुष्ट व्यक्तियों को दंडित करने से प्रजाओं के पालन करने में तत्पर रहने वाले राजा विस्तृत राज्य के उत्तम सुख को भोगते हैं। असासंस्तस्करान्यस्तु वलिम गृह्णाति पार्थिव तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रम स्वर्गाच्च परिहीयते। जो राजा ठग चोर आदि को नियंत्रित दंडित न करता हुआ प्रजाओं से कर आदि ग्रहण करता है, उसके राष्ट्र में निवास करने वाली प्रजाएं क्षुब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं और वह राज्य सुख से विहीन हो जाता है। यानी यहाँ पर गृह युद्ध की चर्चा आई है। प्रजा चाहती है कि हमें प्रोटेक्शन मिले। प्रजा में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। इसको ऐसे लेके चले हम कि फर्स्ट क्लास कर्मचारी भी हैं, सेकंड क्लास भी हैं, थर्ड क्लास भी हैं और फोर्थ क्लास भी हैं। यानी हर वर्ग है। हर वर्ग क्या कर रहा है, अपनी आय से कुछ न कुछ टैक्स
देश के लिए दे रहा है। अब देश का जो प्रधान है, मुखिया है, वो क्या कर रहा है कि प्रजा की रक्षा तो कर नहीं रहा। टैक्स के दो प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है कि टैक्स का देश के निर्माण में प्रयोग हो, यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छी हॉस्पिटैलिटी होवे, यानी लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिलना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। यानी देश में अच्छी सड़कें हों, यातायात के साधन अच्छे हों, यान बहुत अच्छे हों, चिकित्सा की सुविधा अच्छी हो, न्याय की सुविधा अच्छी हो और शिक्षा की सुविधा अच्छी हो। ये बेसिक नीड है। और उसके बाद जो भी हैं जो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बेरोजगारी से आगे बढ़ा सकते हैं, अशिक्षा के भाव से आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारे कार्य करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजा उसका टैक्स ले रहा है। ठीक है। दूसरा, उनके जान और माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है। यानी राजा यहाँ पर राजा बना दिया है, पर वो राजा ना होकर के एक प्रकार से नौकर है कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी दुकान सुरक्षित रहे, हमारा माल सुरक्षित रहे, हमारी वस्तु सुरक्षित रहे, हमारे व्यक्ति सुरक्षित रहे। तो आपका काम है कि जो अराष्ट्रकारी हैं लोग हैं, अराजक लोग हैं, जो चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, दस्यु हैं, लुटेरे हैं, मिलावट करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप दंडित करें। अब राजा टैक्स ले रहा है लेकिन दोनों काम नहीं कर रहा। एक तो अच्छी सुविधाएं प्रजा को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, दूसरे जो दुष्ट लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनसे वो रक्षा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में गृह युद्ध शुरू होगा और जनता क्या करेगी? तख्ता पलट कर देगी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। अब श्रीलंका में राष्ट्रपति जी थे, उनकी 20 उंगलियां घी में थीं, 2 पैर की और 2 हाथ की। पैर की 10 उंगली और हाथ की 10 उंगली घी में थी। क्या हुआ वहाँ पर तख्ता पलट हुआ। तो जहाँ पर राजा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और टैक्स ले रहा है, तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। इसलिए अपने राज्य में कभी गृह युद्ध की स्थिति ना बने, उसके लिए राजा को ये काम करना ही है कि जो गलत लोग हैं उनको दंड देवे, जो सही लोग हैं उनको न्याय देवे और समाज को बढ़ाए। खूंटा पर बांध करके समाज को ना रखे या कछुए की चाल से समाज ना चले। राजा ये ऐसा करे कि पंख लग जाए। क्या लग जाए? राज्य में पंख लग जाए और द्रुत गति से दौड़े। पिछले 70 साल का इतिहास उठा करके देखो, कई दशकों तक तो हम खूंटे पर बंधे रहे, हमारी अर्थव्यवस्था वही घूमती रही और कई जगह पर क्या हुआ कि जो विकास हुआ वो कछुए की चाल के आधार पर हुआ। ठीक है। अब पिछले 10 साल का आप इतिहास उठा करके देखो। अभी मैं कल्पेश जी के यहाँ गया, बोले आचार्य जी इस लाइन पर 4000 फ्लैट बन चुके हैं, मतलब 4000 फ्लैट, एक फ्लैट की कीमत 40 से 50 लाख है। इतना पैसा लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? ये तो एक लाइन, एक रोड की बात है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सोचो पूना में कितने हजारों फ्लैट बन गए होंगे और लोग ले रहे होंगे, और ऐसे ही पूरे देश में। यानी लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? यानी अब देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगे हैं। हर कोई व्यक्ति आईफोन मेंटेन कर रहा है, हर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन मेंटेन कर रहा है। साइकिल ख़त्म हो चुकी हैं और बाइक की रेट 1 लाख को क्रॉस कर चुकी हैं। साइकिल वाला बाइक पर, बाइक वाला 4 व्हीलर पर आ गया है और 4 व्हीलर वाला मर्सिडीज में आ रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं है कि सबके छत पर एक एक हेलीपैड बने हों, क्योंकि अब क्या लगे हैं? अर्थव्यवस्था को पैर लग गए हैं, पंख लग गए हैं। यानी खूंटे पर नहीं बंधी है अर्थव्यवस्था, कछुए की चाल नहीं चल रही है। यानी कहीं ना कहीं नीतियाँ किसकी अच्छी हैं? राजा की नीतियाँ अच्छी हैं। तो ये राजा का काम है कि उस प्रकार की नीतियाँ चलावे ताकि देश दौड़े। आज ही क्यों दौड़ रहा है? पिछले 70 साल से क्यों नहीं दौड़ा? क्योंकि नीतियों में खोट था। तो ऐसे ये मनु बताते हैं कि हमें कैसे, किस प्रकार से जीवन को चलाना चाहिए, कैसे राष्ट्र को चलाना चाहिए, कैसे उसकी उन्नति करनी चाहिए। अब ये जो सारे श्लोक हैं ये तो योगी को डेडिकेट हैं, क्योंकि हम यूपी को देखते हैं योगी जी से पहले, और हमारा तो बहुत नज़दीकी ज़िला है झांसी, बहुत डेंजरस ज़िला रहता था।
आजकल उतना भय झांसी के लोगों से नहीं है, कानपुर के लोगों से नहीं है। तो वहाँ पर निर्माण भी हुआ है, और जो लोक कंटक हैं, जो तस्कर थे, दस्यु थे, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, गुंडे थे, उनको दंड दिया गया या उनको नष्ट किया गया। तभी जो है राजा जो है उन्नति को प्राप्त करता है, उसका राष्ट्र समृद्ध होता है, उसकी प्रजाएं सुखी होती हैं। ये राजा का धर्म है। तो अगर परिवर्तन हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है, तो इसका श्रेय भी मनुस्मृति को जाता है, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है ना, जो कुछ भी अच्छा चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति है, क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान मनुस्मृति है। तो दुनिया के जिस भी देश में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, वो अच्छी व्यवस्थाओं का जो मूल सूत्र है ना, वो अगर ढूंढने जाओगे तो वो मनुस्मृति होगा कि समाज किस प्रकार से ग्रोथ करेगा। द्विविधान तस्करान विद्यात परद्रव्या अपहारकान प्रकाशांश प्रकाशांश चार चक्षुम महीपति। यहाँ पर कह रहे हैं गुप्तचर ही नेत्र जिसके, अर्थात गुप्तचरों के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा प्रकट और गुप्त रूपों से द्रव्यों के चुराने वाले दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी रखें। गुप्तचर होने चाहिए, हमारी जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो बहुत सक्रिय होनी चाहिए। कौन व्यक्ति प्रकट रूप से चोरी कर रहा है और कौन व्यक्ति अप्रकट रूप से चोरी कर रहा है। अब ऐसे डिपार्टमेंट तो बना रखे हैं, नापतोल विभाग बना रखा है, फसाई, FSSAI सब बना रखे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो उनमें क्या है, करप्शन है, और वो करप्शन का नियम लागू होना बाकी है, जो यहाँ पर कहा है कि अगर कोई अधिकारी करप्ट है, रिश्वत लेता है, तो अभी तक की सारी संपत्ति जब्त कर लो। अगर सारी संपत्ति जब्त हो जाए तो फूड विभाग भी बढ़िया काम करेगा। आखिर क्या है भाई, कौन सी कामधेनु गाय है हमारे भारतीय लोगों के पास कि दीपावली पर मिठाई की पहाड़ बन जाते हैं? कौन सी कामधेनु गाय है इन बनियाओं के पास, इन मिठाई वालों के पास, इन डेयरी वालों के पास? कहाँ से आ जाता है इतना दूध भाई? और त्यौहार समाप्त होने के बाद जैसे वो बाढ़ समाप्त हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या है, मिलावट है ना। अभी मिलावट हो रही है देश में, तो कहीं ना कहीं राजा ने अपने आंख बंद कर रखी, कान बंद कर रखे हैं, हाथों को ऐसे मोड़ रखा है। ये नहीं चलेगा। इससे तो क्या है, लोग मर जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कैंसर लेकर के आ रहा है। जो पैकेट फूड है और दूध है, ये सारे आइटम क्या लेकर के आ रहे हैं? शुगर लेकर के आ रहे हैं, फैट बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, BP लेकर के आ रहे हैं, और कैंसर का कारण बन रहे हैं। तो आप तो कहीं ना कहीं ये जो वस्तुएं, जो खाद्य सामग्री हैं, इससे अपनी ही जनता का नाश कर रहे हैं। बहुत सारी फार्मास कंपनियां हैं, वो पाउडर बेच रही हैं दवाइयों के नाम पर। ऊपर बढ़िया ब्रांड का लेवल है, लेकिन भीतर पाउडर है। गाजियाबाद में कई कंपनियां पकड़ी गईं। सिप्ला है, बड़ी कंपनी है सिप्ला। ऐसी कई कंपनियां थी जिनकी कॉपियां बन रही हैं और लोगों को महंगे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, लेकिन अंदर क्या है? चूर्ण है, पाउडर है। तो ये सारी धांधली क्या हो रही है? इस धांधली से प्रजा के स्वास्थ्य का तो नाश हो रहा है ना। तो राजा की जिम्मेदारी है कि ऐसे घूसखोरी खाने में तो कम से कम ना हो। अरे भोजन और औषधि, अगर इसमें ही करप्शन होगा तो बताओ देश का क्या होगा? ये दो चीज़ें तो उसको मिलनी चाहिए ना, कि अच्छा भोजन मिले और अगर रोग हो जाए तो अच्छी चिकित्सा मिले। तो राजाओं को इस पर विचार करना चाहिए, और उसके लिए होगा वही कि वो गुप्तचरों को लगा देवे और उनको पकड़े और उनको दंड देवे। दंड देने में पक्ष न देखें कि मेरे राज्य से आता है, या जिसको टेंडर दिया गया वो मेरी पार्टी का था, वो विधायक का साला था, विधायक का भाई था। क्योंकि बड़े बड़े टेंडर किन को मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं जिन्होंने पैसे से सपोर्ट की है या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से टेंडर मिल रहे हैं, उन्हीं को ठेके मिल रहे हैं। तो इससे जनता के लिए तो ये हानिकारक है, वैसा नहीं होना चाहिए।
प्रकाशवच्च कांस्तेषां नानापयोपजीविनः प्रच्छन्न वंजकास्त्वेस्तु ते ये स्तेनाट विकादयः। उन दोनों प्रकार के चोरों में नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते देखते माप तौल या मूल्य में हेरा फेरी करके ठगते हैं, वो हैं प्रकट चोर। यानी गुप्तचरों का क्या काम था कि प्रकट चोर और अप्रकट चोर, जो सामने से चोरी कर रहे हैं और जो पीठ पीछे चोरी कर रहे हैं, तो गुप्तचरों का काम है उनको पकड़ें। तो प्रकट चोर कौन है? कह रहे हैं कि जो व्यापारी है देखते देखते ग्राहक के और माप तौल में गड़बड़ कर दे। कल जैसे हम कपड़े लेने गए तो मैं ध्यान से उस कपड़े को देख रहा था, क्योंकि हर किसी के पास उसकी दूसरी कॉपी होती है। ऐसे कई जगह पर चलता है, आप जो कपड़ा ड्रेस आप पसंद करें वो सैंपल होता है और आपको भीतर से पैक करके दे दिया जाता है बिल्कुल वही, और वो कॉपी होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, आपके सामने से ही आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा चोर कौन है? फल और सब्जी वाला है। आप अगर अपने हाथ से सफरचंद, जो आप बोलते हैं ना एप्पल, सफरचंद कुछ भी फल लो, अगर आप अपने हाथ से लोगे मतलब आपने ठीक लिए हैं, लेकिन जहां उसका हाथ पड़ा वो गड़बड़ है, और वो आपको दिखाएगा कि देखो ये ठीक है। वो जिधर दिखाएगा उधर ठीक होगा और जिधर छुपा होगा उधर ही गड़बड़ होगा, क्योंकि उसने जमाए हैं ना फल। तो एप्पल उसने जमाए हैं, अमरूद उसने जमाए, आम उसने जमाए हैं, तो उसको पता है ना कि इसका कौन सा भाग लगा हुआ है। तो वो तुरंत फुर्ती करेगा और आपको दिखाएगा, देखो देखो ठीक है ना, रख दो, और रख दिया है। जब आप घर में निकाल करके देखोगे गांठ पॉलीथीन की, तो आपको पता चलेगा कि 7 फलों में से 3 फल दागी थे। आप माथा ठोकोगे। तो ऐसा ठगते हैं, और माप में भी, माप तौल में भी वो तुरंत ठग लेते हैं। तो कह रहे हैं ये प्रकट चोर हैं, मूल्य में हेरा फेरी कर देते हैं, वस्तु में हेरा फेरी कर देते हैं। आपने मांगा कुछ और दे कुछ दिया। तो ऐसे लोगों को, और जो जंगल में छिपे रहते हैं चोर राहगीर, ये गुप्त चोर हैं। इन दोनों प्रकार के गुप्त चोरों का पता किससे लगावें? अपने गुप्त चोरों से। ग्राहक यहाँ खड़ा है, बनिया यहाँ खड़ा है, व्यापारी यहाँ खड़ा है, और गुप्तचर जो है आसपास घूमता हुआ दूर से उस पर दृष्टि रखे कि कौन कैसे कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा काम करता है ना आजकल, तो बोले आप ध्यान दो कि कौन इस प्रकार से कर रहा है, गलत चीज़ें दे रहा है, और फिर आप उसको दंडित करो। तो अब आगे लोक कंटकों की चर्चा आएगी। लोक कंटक जो राष्ट्र निर्माण में घातक लोग हैं, उनकी चर्चा आएगी। तो उसको हम अगले प्रसंग में समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ